लाहौरियों को क्या खुशखबरी दे रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो येलो लाइन बनाने जा रहे हैं, ये कनाल के साथ है। कनाल पे आप जानते हैं कि दरख्त बहुत सारे हैं, बहुत सारे मामलात हैं, ट्रैफ़िक बहुत हाई है। जब वहाँ मनसूबा शुरू होना है तो डेफ़िनेटली वहाँ पे ट्रैफ़िक के मसाइल आने हैं और हमारी कोशिश है कि हम ज़ीरो ट्री कटिंग के ऊपर जाएँ। तो अभी उसकी एक डिटेल डिज़ाइन बन रहा है, फ़िज़िबिलिटी उसकी तैयार हो चुकी हुई है, फंडिंग उसकी मौजूद है। उसकी एक डिटेल डिज़ाइन में जा रहे हैं जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमें दरख्त की कटिंग पे जाना ही ना पड़े। अगर कोई दरख्त हमें रिमूव करना पड़ता है तो हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये बड़ा कामयाब मनसूबा है। ये जब चल पड़ेगा तो तकरीबन 1,40,000 लोग रोज़ इससे मुस्तफ़ीद होंगे और मेरा ख़्याल है कि ट्रैफ़िक के अंदर भी एक नुमायाँ कमी आएगी जो उस रूट के ऊपर चलती है, क्योंकि हमारा 55,000 पर डे का रूट है वो, जहाँ पे इतनी गाड़ियाँ वहाँ पर रोज़ चल रही होती हैं, तो उसमें बड़ी एक कमी आएगी। उसके अलावा येलो लाइन तो एक मनसूबा है, उससे पहले इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा गुजरांवाला की एक लाइन है। उस पे हम बाद में आते जी। हैं। ये जो मंसूबा है कितनी इसकी लागत होगी और कब तक ये आप शुरू करने जा रहे हैं? यानी कि आपकी कोई डेडलाइन मुकर्रर की है? जी, डेडलाइन मुकर्रर है। मैंने आपको बताया ना कि इसी कंप्लीट डिज़ाइनिंग फ़ेज़ के अंदर हम गए हुए हैं इस टाइम पे। हमारी कोशिश तो होगी सितंबर तक हम इसको स्टार्ट कर लें या 2025 सितंबर। 2025 सितंबर, और 1 साल की कंप्लीशन डेट है इसकी और तकरीबन 80 बिलियन की इसकी लागत है जी। तो लेकिन अगर आप देखें तो जो इसके फ़ायदे हैं ना, जो इसकी कार्बन एमिशंस रुकेंगी और जो आपको बाकी फ़ायदे हैं इसके ट्रैफ़िक की सूरत में, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो 80 बिलियन उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक कामयाब मनसूबा होगा इंशाल्लाह। 5 साला गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट का क्या मंसूबा है? इस पे क्या कहें? देखिए, मंसूबे तो हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अभी आपके सामने सीएम साहिबा ने फैसलाबाद मेट्रो अनाउंस की, उन्होंने गुजरांवाला मेट्रो अनाउंस की, हाई स्पीड रेल अनाउंस की, एयर पंजाब को अनाउंस किया। उसके बाद हमारी एक वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारी एक चल रही है लोनिंग, उसके अंदर हमने तकरीबन 2 से 3 लाख मोटरसाइकिल्स और रिक्शों को इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ लेके जाना है। हमारी ईवी पॉलिसी आ चुकी हुई है, उसके तहत हम ई टैक्सी की स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 1 महीने तक उसका ऐड आ जाएगा। जो लोग उसमें अप्लाई करना चाहेंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन के ऊपर उनको हम ई टैक्सीज़ देंगे। उसके अलावा लाहौर के अंदर जो एक कितनी ट्रैफिक ई टैक्सीज देने जा रहे हैं पंजाब को? स्टार्टिंग में 1100 है और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 5 साल में ये 5-6 हज़ार से ऊपर चली जाएंगी इंशाल्लाह। 5 साला प्रोग्राम। 5 साल प्रोग्राम है। ठीक है। एक ईवी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनते हुए देखेंगे, 1000 चार्जर लगते हुए आप देखेंगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना, ये ऐसे हैं जो कि पंजाब में पहले किसी ने सोचे नहीं थे और करना चाहते नहीं थे। प्लस हमारा रीजनल ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। जिसके 9 रूट्स हमने अभी तक डिसाइड किए हैं। उनकी फिजिबिलिटी बन रही, फिर हम पता चलेगा कि क्या यही 9 रूट्स हैं या इसके अलावा कोई और रूट भी हम ऐड करेंगे ठीक है। उसके अंदर। तो उसमें नॉर्थ साउथ सेंट्रल पंजाब की एक बड़ी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी हो जाएगी। 8 करोड़ बंदों को वो सहूलत अच्छी ट्रेन की मुयसर हो जाएगी, जो कि सीएम साहब ने अनाउंस की है। अनाउंस कीजिए। तो आपका जो इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा है वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। 600 बसें गालबन आपने पंजाब भर में देनी है, ये कब तक मुकम्मल हो रही हैं? लाहौर के अलावा जनूबी पंजाब या दीगर जो शहरों को सीएम साहब ने अनाउंस किया है वो कब तक पहुँचेगी उनके पास? देखिए, हमारे पास तो 1500 का टारगेट है। ठीक है। 1100 हमारी इंशाल्लाह दिसंबर तक आ जाएंगी। हर महीने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर महीने 100-200 बस हमारी आ रही होगी। ठीक है। हमने पहला एवर ईवी मैन्युफैक्चरिंग बस प्लांट भी शुरू करवा दिया हुआ है एक कंपनी के साथ मिलके, और उनकी पहली बस रोल आउट हो जाएगी इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अगस्त के आखिरी हफ्ते के अंदर। तो पाकिस्तान ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आ रहा है। इसमें मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि फ़ेज़ 1 इज़ नॉट लाहौर। फ़ेज़ 1 जो है वो सारे आपके रूरल एरियाज़ होंगे, क्योंकि लाहौर वाले जो हैं उनको ऑलरेडी काफ़ी सहूलियात मौजूद हैं। पहले 2 मेट्रो लाइन्स चल रही हैं, तीसरी बनने जा रही है, बसें ऑलरेडी चल रही हैं। लेकिन हमारे जो बाकी ज़िले हैं उनके अंदर बिल्कुल कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो 840 बसें 1100 में से जो हैं वो हमारी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी, जिसके अंदर आपका बखर, लिया, खुशाब, मियाँ वाली, आप नाम ले लें किसी का भी, वो सब में पहले जाएंगी। साउथ पंजाब, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब। उसके बाद हमारा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है 400 बसों का। वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो बसें हमारे पास आ जाएंगी बाय जून नेक्स्ट ईयर, और वो बसें हैं जो कि फिर लाहौर डिवीजन के अंदर आप चलती हुई देखेंगे, जिसके अंदर ननकाना भी है, शेखुपुरा भी है, कसूर भी है और लाहौर भी है। लेकिन अभी जो मेजर बसें आ रही हैं उनके अंदर फ़िलहाल लाहौर का कोई हिस्सा नहीं है। बाकी सारे ज़िलों को हम पहले बसें देंगे और उसके बाद हम लाहौर की ये तरफ जितनी आएंगे। बसें इलेक्ट्रिक बसें मंगवाई जा रही हैं बराह रास्त हुकूमत पंजाब खरीद रही है या किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए खरीदी जा रही हैं? देखें जी, हमने टेंडरिंग की। टेंडरिंग करने के बाद हमने मार्केट में आइडेंटिफाई किया कि 3-4 बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया में जो बनाती हैं इसको, मोस्टली चाइनीज़ हैं। ठीक है। हमने पहले जो बसें मंगाई वो यूटोंग की थी, अभी भी हम यूटोंग की बसें ही मंगा रहे हैं, और ये दुनिया की बेस्ट और बिगेस्ट कंपनी है, तो इनकी क्वालिटी का हमें पता है कोई इशू नहीं है और इसका ये चलता भी रहेगा इंशाल्लाह मामला।
तो ये हमारे ऑपरेटर प्राइवेट होते हैं, बसेस की इन्वेस्टमेंट जो कम्प्लीटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, 80 बिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट है 1100 बसों के ऊपर। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बसों के ऊपर की जा रही है। और ये आप जब नेटवर्क चलेगा ना तो आपको हैरानगी होगी जान के कि अब तक जो 3 मेट्रोज़ और बसों के साथ हमारी डेली राइडरशिप है वो तकरीबन 9 लाख है। जब ये हमारी मेट्रोज़ और हमारी बसेज़ आ जाएंगी तो हम तकरीबन 1.4 मिलियन लोगों को डेली और सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब है तकरीबन हम 2.3 मिलियन लोगों को रोज़ ट्रांसपोर्ट देंगे रोज़ाना। टोटल कितनी मालियत की 1500 बसें जो हैं वो आ रही हैं? देखिए, ये अगर हम मालियत निकालें तो बसों की मालियत बन जाएगी तकरीबन 100-110 बिलियन की मालियत बन जाएगी। फिर इसके अलावा इनके इलेक्ट्रिक हमारे डिपोज़ हैं, वो डिपोज़ जो बनते हैं वो भी हम कम्प्लीटली सोलराइज करके बनाते हैं ताकि मिनिमम हमारा जो बिलिंग है वो भी हमारे पास ना हो। देखिए, अब ये जो बस पहले 30-35 रुपए की चल रही थी वो इलेक्ट्रो 20 रुपए की चल रही है। उसके चलने की वजह ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से और सोलराइजेशन की वजह से उसकी कॉस्ट नीचे आ जाती है। तो जो कॉस्ट नीचे आती है उसका एक तरीका ये था कि हम वो बिल या तो आवाम को करें या गवर्नमेंट उसको बर्दाश्त करे। आज मैं देख रहा था वो KPK ने रेट्स बढ़ा दिए हैं, मकसद नहीं बनता था, पहले ये आवाम पिस रही है तो हम लोग रेट्स भी नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरी जो रूरल बसें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूरल बसों के एडवांटेज ये है, ख़वातीन फ्री सफ़र करेंगी, स्टूडेंट्स फ्री सफ़र करेंगे। आप इलेक्ट्रिक बसों की बात करें तमाम के अंदर और जो होंगी फ्री, बिल्कुल फ्री सफ़र करेंगी। हमारे देखें आज भी अगर आप देखें ना रूरल एरियाज़ के अंदर तो हमारी ख़वातीन बिल्कुल ज़रूरत होती है तो घर से निकलती हैं, वरना घर से बाहर कम निकल रही होती हैं। तो अगर कोई निकल ही आई हैं घर से तो उनको सेफ़ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और उनको हम फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, स्टूडेंट्स को फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे और अबव 60 जो लोग हैं उनको फ्री ट्रांसपोर्ट हम देंगे इंशाल्लाह। बड़ी बात है। अच्छा, इसके साथ साथ जो मास ट्रांसपोर्ट है, जो मुलाजमीन है उनका शिकवा है कि प्राइवेट जो आप हायर करती हैं उनकी सैलरियों को कोई इशू चलता है? बिल्कुल इशू आ जाता है और हम उसको बड़ा क्लोजली देख भी रहे हैं। होता ये है कि हमारे पास कोई मास ट्रांजिट के अंदर कोई एक भी एम्प्लॉय हमारा अपना नहीं है। हमने आउटसोर्स किया हुआ है, कंपनियों को दिया हुआ है, सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं, ऑपरेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस कंपनीज़ हैं। होता ये है कि कई दफ़ा हमारी तरफ से अगर कोई पेमेंट लेट हो जाए तो आमतौर पे उनकी कोई इश्यूज़ आते हैं, लेकिन अभी हमने मेक श्योर किया है कि हम उनकी पेमेंट लेट नहीं करेंगे और अगर हमारी तरफ से पेमेंट लेट नहीं होगी तो इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि आगे भी उनकी पेमेंट डिले ना जाए। ई बसों के चार्जिंग स्टेशन आप लोगों ने कैंप बनाने थे, वो कितने बनाने हैं, कब तक बनेंगे? ई बसों के चार्जिंग स्टेशन रोड पे तो लगने नहीं है, वो तो चार्जिंग डिपोज़ में जाके चार्ज होना है। लाहौर में जो 27 चल रही है उनका डिपो तो बन चुका है, ग्रीन टाउन के हुआ। उसके अलावा अब जो बाकी बसें आ रही हैं वो सारों के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिसकी ज़मीनें हम एक्वायर कर चुके हैं और उन पर काम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हो जाएगा, तकरीबन 1 महीने में खड़ा हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कंप्लीट करते रहते हैं। सोलराइजेशन बाद में हो जाती है, कोई टफ टाई लगानी है, कोई बिल्डिंग छोटी बननी है, वो बाद में चलता रहता है हमारा। लेकिन ऑपरेशनल करने के लिए हमें 1 महीने का टाइम चाहिए होता है, वो हम इंशाल्लाह अगस्त से पहले करेंगे। आपके इनिशिएटिव तो बहुत सारे मनसूबों के हैं, लेकिन हम देखते हैं सिटी अड्डा हो गया लाहौर का या जनरल स्टैंड जितने भी हैं वहाँ पर मसाइल के गाड़ हैं, वहाँ पर सफाई नहीं है, वहाँ पर कोई खड़े गाड़े पड़े हुए हैं और वहाँ पर बसें भी अच्छी नहीं हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही? देखें, उसके लिए ना होता ये है कि अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट शुरू करे ना बसों के अंदर तो पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान का बजट भी लगा लेंगे तो हम उससे पूरी नहीं कर सकते। मसला ये है कि हमारी ज़िम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम जो जहाँ पे मुसाफिर जहाँ से चढ़ते हैं और जहाँ पे आकर उतरते हैं अड्डों के ऊपर, हमें उनको बेहतर करना चाहिए। इस साल हमने 5.6 अरब की एक स्कीम रखी हुई है। हम उसके अंदर 28 अड्डे जो हैं वो हम रेनोवेट करने जा रहे हैं। सिंपल लाइंस पे करेंगे, बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि साफ़ सुथरा हो, खाने पीने का निज़ाम भी बेहतर हो और लोगों के लिए कोई आसानी वहाँ पे हम पैदा कर सकें। ओवरऑल हमारे पास 148-149 अड्डे हैं जो कि B क्लास और C क्लास में आते हैं। हमारा प्लान यही है कि हमने अगले 3 साल में इन सब को रेनोवेट करना है। सबसे बड़ा इशू आता ये है कि अभी तक पर्ची सिस्टम चल रही है। पर्ची सिस्टम के हम सख्त ख़िलाफ़ हैं। हमारी मेट्रोस पे पर्ची सिस्टम चल रही थी, हमारी बसों पे चल रही थी, वो इंशाल्लाह 7 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि पर्ची सिस्टम नहीं रहेगी। पूरे पंजाब में? पूरे पंजाब में जितनी नहीं मेट्रोज़ और ये मैं आपको बसेस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो हमारे अड्डे हैं वहाँ पे भी आज तक पर्ची सिस्टम ही है। उन अड्डों के ऊपर भी ज़रूरत है कि डिजिटाइजेशन की जाए। उसके ऊपर भी हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 6 से 8 महीने में वो स्टार्ट होगा और तकरीबन 1 साल के अंदर वो कंप्लीट होगा। उसके बाद जो बस एक अड्डे से दूसरे अड्डे जाएगी हमें कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। जो उसके अंदर मुसाफिर बैठेंगे उनकी हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी उनकी सेफ्टी के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुल्क के हालात आपको पता है कि दहशतगर्दी भी और मामला भी हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा जो एक हमारा कहा जाता है ट्रांसपोर्ट माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया का कंट्रोल यही है
कि जो इलीगल अड्डे हैं जब उनको बस टच ही नहीं करेगी तो फिर वो चल नहीं सकते हैं। ठीक है। और अगर एक बस चलती है और हमें पता है कि जी उसने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और पॉइंट बी नहीं पहुंची, तो हम उस बस वाले को पूछेंगे कि तुम गए किधर थे। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हम तकरीबन 6 महीने बाद हम स्टार्ट कर देंगे और हमें 1 साल में कंप्लीशन चाहिए। गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और कितने पंजाब में गैर कानूनी अड्डे हैं जिनकी निशानदेही हुई है? बहुत निशानदेही हुई है, बहुत कार्रवाई भी की है, लेकिन मसला ये बनता है कि ओवरऑल पंजाब के अंदर इस किस्म के मसाइल बन जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि उनको बंद किया भी जाए तो लॉ के अंदर वीकनेस है, लॉ उनको दोबारा ओपन कर देता है। हम एक कंप्लीट अपना चेंज नया मोटर व्हीकल एक्ट लेके आ रहे हैं। 1969 का एक्ट बना हुआ है, जुर्माने 200 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, वो किसी को ना कोई तकलीफ़ होती ना कुछ होता है। तो ये जब तक हम इसको बढ़ाएंगे नहीं, मुझे किसी को फ़ाइन करने का शौक़ नहीं है। लारी अड्डे को मॉडल कब बनाने जा रहे हैं? और लारी अड्डे के बारे में सुना था कि शायद ये दरिया रावी के करीब जा रहा है, तो इसके बारे में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है? देखिए, एक हिस्टोरिकल जगह है लारी अड्डे की, और मेरी समझता हूँ कि शहर के बीच में उसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है। उसकी बड़ी दफ़ा आई है प्लानिंग कि जी इसको कोई आगे निकाल देते हैं, इसको कोई बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो जहाँ बाहर निकालेंगे वहाँ से लोगों ने शहर के अंदर भी तो आना है ना, और उसको आने के लिए उनको एक्स्ट्रा किराया खर्च करना पड़ेगा। तो होना सिर्फ ये चाहिए कि लारी अड्डे को रीडिज़ाइन करना चाहिए। लारी अड्डे की रीडिज़ाइनिंग जब करने गए तो वो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बन के आ गया, 10 अरब का प्रोजेक्ट बना के लिया। तो उनको ये बात समझाई कि ये खाली जो ईंटें लगाने से अड्डे नहीं बनते हैं, सिस्टम बनाने से अड्डे बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसकी बड़ी अच्छी एक स्लीक किस्म की डिज़ाइनिंग करा रहे हैं। ये सीएम साहिबा का विज़न है कि जैसा कि आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर सहूलत होती है, वैसी सहूलत आपको लारी अड्डों के ऊपर भी होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये तकरीबन 1-2 अरब का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह वही हम इस साल तो नहीं, नेक्स्ट साल स्टार्ट करेंगे, 6 महीने में कंप्लीट आप करेंगे। चाह रहे हैं कि उसको मॉडल बना दिया जाए? इंशाल्लाह मॉडल तो बनाएंगे। ये जो अड्डों के अंदर करप्शन लोकल गवर्नमेंट के लोग या दीगर करते हैं, उस पर भी आपका कोई है मैकेनिज़्म या नहीं? बिल्कुल मैकेनिज़्म है जी, मैनुअल मैकेनिज़्म है, मानते ही नहीं मैनुअल मैकेनिज़्म को। जहाँ पे आपका ह्यूमन फैक्टर आएगा वहाँ पे करप्शन होगी। ये बदकिस्मती के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि जिसको जहाँ मौका मिलता है वो माफ़ी नहीं देता यहाँ पे। जब तक डिजिटाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम करप्शन को नहीं रोक सकते। ह्यूमन देखिए, हमारे सबसे बड़े करप्शन का जो एलिमेंट कहीं पे आता था, वो आता था हमारे रूट परमिट्स के ऊपर। वो हमने भी ऑनलाइन किए हुए हैं। उसके अंदर मैं नहीं कहता 100% ठीक है, उसके अंदर अभी मसाइल हैं क्योंकि नया सिस्टम है, लेकिन हम उन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर बैठ के अपने कागज़ डालें, अपने घर बैठे रूट परमिट लें, ताकि आपको किसी से मिलना ही ना पड़े और ये बीच वाला जो मिडल मैन वाला काम है और एजेंट्स वाला काम ही ख़त्म हो। इसी तरह जब तक कि हम इन अड्डों को डिजिटाइज़ नहीं करेंगे, हमें पता नहीं होगा कौन सी बस आ रही है, कौन सी बस जा रही है, कितना रिक्शा एंटर हुआ था, कितना रिक्शा बाहर गया था, और वहाँ पे क्या मामलात हैं, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। तो जब ये अड्डे रेनोवेट होंगे, साथ डिजिटाइज़ भी होंगे, तो इंशाल्लाह ये मामला भी बेहतर हो जाएगा। रोड सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है, इससे आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है? और दूसरा, आपने देखा अक्सर जो हाईवेज़ हैं उनके जो मुख्तलिफ टर्न हो रहे हैं, वहाँ पर हादसात हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसके लिए भी कोई आप तरतीब दे रहे हैं ताकि ये जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बेहतर हो सके, हादसात से बचा जा सके? देखिए, रोड सेफ्टी अथॉरिटी हमने बनाई बड़ी एक अच्छी सोच के साथ बनाई कि इसके अंदर 3-4 डिपार्टमेंट्स को हमने साथ अटैच किया। रोड्स के लिए हमने CNW को अटैच कर लिया, हादसात की निशानदेही के लिए हमने 1122 को अटैच कर लिया। बाकी हमारा अपना एक डिपार्टमेंट जो कि इसको ओवरसी कर रहा है। ये अभी इसको चंद माह हुए हैं, लेकिन हमने ये फोर्सी किया, हमने एक मैपिंग कराई है कि कहाँ कहाँ पे हादसे बार बार वहीं पे होते हैं। आमतौर पर जहाँ हादसा होता है उसकी जब रिपोर्ट निकलवाते हैं तो कहते हैं जी ड्राइवर केयरलेसनेस, या फिर कहते हैं जी ओवर स्पीडिंग। इसके अलावा भी वजूहात हो सकती हैं। वजूहात ये हो सकती हैं कि अगर रोज़ या चौथे दिन एक ही जगह पे एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब शायद रोड डिज़ाइन में कोई ख़राबी है, या वहाँ पे कोई स्पीड लिमिट ठीक करने की ज़रूरत है, या कोई क्रॉसिंग ऐसी बन गई है जो कि नहीं बननी चाहिए थी। तो उसकी कंप्लीट हम मैपिंग करा रहे हैं। एक आधे महीने में वो मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। 1122 का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उनकी ज़बरदस्त मैपिंग है। उनकी मैपिंग को हम आगे लेकर चल रहे हैं और वो हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी तो पहले जानने वाली बात ये है कि हमारे रोड एक्सीडेंट का 85% एक्सीडेंट मोटरसाइकिल का है, और उसके अंदर बहुत सीरियस एक्सीडेंट होते हैं जिसके अंदर जान भी जाती है और मजबूर भी लोग हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है कि अगले माह से ही हम एक कैंपेन शुरू कर लेंगे। विदाउट जो आपके साइड व्यू मिरर्स हैं उसके बाद मोटरसाइकिल को हम अलाउ नहीं करेंगे रोड पे आना। चाहे हमें फ्री बांटने पड़े, हम फ्री बांट देंगे, लेकिन हम वो शीशे के बगैर मोटरसाइकिल रोड पे आने देंगे। सबसे बड़ी वजह ये बनती है कि आपको पता ही नहीं होता पीछे गाड़ी स्पीड से आ रही है और बगैर देखे आप मुड़ते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेन कॉज ऑफ अर्बन एक्सीडेंट जो है वो शीशा ना होना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हैंडल कर सकते हैं। लाजिम करार दे रहे हैं? जी बिल्कुल लाजिम करार होगा। ये मोटरसाइकिल कंपनियां देती हैं साथ। ये को हमारा फैशन बन गया कि हमने लगाना नहीं है, पता नहीं उसकी वजह मुझे आज तक, जिससे पूछो कोई वजह बता नहीं सका मुझे आज तक उसकी।
तो वो इंशाल्लाह हम पहला स्टेप तो हम ये लेने जा रहे हैं। उसके बाद जो हम मैपिंग कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, डेफिनेटली वहाँ पे अगर कोई यू टर्न्स का मसला है, क्रॉसिंग का मसला है, तो उसको हम एड्रेस करेंगे इन्हीं चंद माह के अंदर। ठीक है, तो ये जो मेट्रो बस के एसी आए रोज़ गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं, आपको पता है लोग हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सफ़र कर रहे हैं, तो एसी ख़राब इन कंपनियों से आप पूछते नहीं हैं, या एसी का पहले से कोई बेहतर नहीं इंतज़ाम होता ताकि लोगों को जो है परेशानी का? देखिए, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो हमारी जो बसें जो ग्रीन लाइन पे चल रही हैं, मेट्रो के ऊपर चल रही हैं, एक तो वो हो चुकी हैं 12 साल पुरानी, रिप्लेसमेंट पे आई हुई हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी अगले साल हम इनको रिप्लेस करें। ओवरऑल सारी? हाँ, ओवरऑल जो हमारी ग्रीन बस जो चल रही है हमारी, उसको ग्रीन लाइन जो चल रही है उसको हम इंशाल्लाह हम अगले साल कोशिश करेंगे कि हम उसको रिप्लेस करें। बसें 12-12 साल पुरानी हो चुकी हैं। अच्छा, जब उसकी हम टेस्टिंग करते हैं एसी की, तो एसी का टेम्परेचर अक्सर ठीक आ रहा होता है। होता यह है कि जैसे जैसे उस पर लोड बढ़ता जाता है, अब उसके अंदर बसें ऐड करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि तादाद बहुत बढ़ गई। अगर 60 बंदे की बस में जगह है तो उसमें कई दफ़ा 90-100 बंदा खड़ा होता है। उसकी वजह से बिल्कुल कंजेशन हो जाती है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि अब हम जब उसको रिप्लेस करें तो हम उनको भी इलेक्ट्रिक बसेस दें, ज़्यादा तादाद में दें, ताकि ये जो मसाइल हैं इनसे भी हमारी जान छूटे। इसी तरह हमारी जो बसेस चल रही हैं इस टाइम पे, फीडर रूट बसेस चल रही हैं हमारी, उनके भी यही मसाइल हैं। जब आप यकीन करें कि मैं आपको साथ ले जाके अगर 20 बस चेक कराऊंगा ना, तो आपको जब उनका टेम्परेचर गेज आप चेक करेंगे तो टेम्परेचर ठीक आ रहा होगा, लेकिन जब आप बस के अंदर आप खड़े होंगे, तादाद इतनी बढ़ जाएगी, आपको सांस आना बंद हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि इजाफा कर दें बसों में? जी, यही कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। देखें, ये तो आज तक लाहौर के अंदर टोटल 250 बस चली है इतने सालों में, तो 280 बस तो हम पहले एक फेज़ के अंदर लाहौर के लिए लेके आ रहे हैं। उसके बाद 1100 बस बाकी शहरों के लिए लेके आ रहे हैं। उसके बाद फिर जब ये मेट्रो की बसें चेंज हो जाएंगी, अभी मेरा ख्याल है 85 या 86 एक टाइम पे चलती हैं, और उसके पास हमारे पास बेस 2-2 3-3 बस खड़ी करने की है, तो इंशाल्लाह हम उसका नंबर इंक्रीज़ करेंगे ताकि ये कंजेशन जो है ना ये ख़त्म होनी शुरू हो। ये मेट्रो के जो पीलर वगैरह हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ठेके टेंडर दिए जा सकते हैं, तो आप लोग इस तरफ चाह रहे हैं या इसको इसी तरह से रखना है? नहीं, इसके लिए हमने बड़ी दफ़ा टेंडर किया, 2 दफ़ा तो हमारा टेंडर कैंसिल हो गया। जब से हम लोगों ने चार्ज संभाला है, कोशिश तो यही है कि नॉन फेयर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ होना चाहिए, लेकिन थोड़े से मसाइल उसके अंदर हैं। हमें उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह उनको भी हम टेक केयर कर लेंगे। हमारा दोबारा एक टेंडर चल रहा है पिंडी वाली, तो हमारी जो है मेट्रो, उसके लिए तो हमारी टेंडरिंग हो चुकी हुई है और वहाँ पे काम भी शुरू हो गया हुआ है। अब लाहौर के ऊपर भी हम एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं ताकि हम उसको छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि 28 किलोमीटर का एक इतना बड़ा सेगमेंट, इतनी बड़ी प्राइस बन जाती है, कोई उठा नहीं सकता उस इतना बड़ा वजन। तो हम उसको सेगमेंट वाइज अब डिवाइड करने लगे। हमें उम्मीद है कि हम नॉन फेयर रेवेन्यू भी इस साल से जनरेट करेंगे। चिंची रक्शे वगैरह ख़त्म करने का प्रोग्राम कोई है? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है चिंची रक्शों ख़त्म करने का। देखें, बात यह है कि एक आपका सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो कि इससे रोज़ी कमाती है, लेकिन सिर्फ दरख्वास्त ये है कि जो 2 नंबर आपने चिंची रक्शे बना लिए हुए ना, कि बॉडी कोई मोटरसाइकिल कोई, ये तो होंगे बंद हर सूरत, क्योंकि ये इनकी कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है। एक रिक्शा बना जिसका डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी सेफ्टी स्टैंडर्ड है, बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप्स बन गई, 2 नंबर तरीके से रिक्शा बना लोगों को दे दिया। अब लोग जो चला रहे हैं उनका कसूर कोई नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है वो यही कहता है, जो हमने उनसे डिज़ाइन करवाया है, कि जो इस तरह के चिंची रिक्शेज़ हैं गवर्नमेंट इसको बाय बैक कर ले और इस जगह इनको इलेक्ट्रिक रिक्शे दे दे ताकि इनका रोज़गार मुतासर ना हो। लेकिन होता उसमें यह है कि आज भी हम बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप तकरीबन हफ्ते में 3 से 4 बंद करते हैं, 2-2 लाख जुर्माना होता है, वो दोबारा खोल के दोबारा काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद फिर बंद कर देते हैं। लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन ऐसा है कि वो कानून हमें इसमें सपोर्ट नहीं करता। तो न्यू लॉज जो होंगे उसमें एक तो फाइनिंग ज़्यादा होगी, दूसरा हम मेक श्योर करेंगे कि इसको हम नॉन अवेलेबल पे लेके जाएं, क्योंकि ये तो अलाउड नहीं है। आपका जो मनसूबा आपने जिक्र भी किया एयरलाइन का, रावलपिंडी से गालिबन लाहौर है? नहीं, वो उसका क्या मैकेनिज्म? एयरलाइन तो देखें जी, एयरलाइन तो बनी है इंशाल्लाह। एयर पंजाब एयरलाइन पहले रीजनल बनेगी आपकी। आज भी इतनी बड़ी स्पेस अवेलेबल है। लाहौर से इस्लामाबाद फ़्लाइट जाती थी, अब नहीं जाती है। आपकी मुल्तान से इस्लामाबाद फ़्लाइट जाती थी, अब नहीं जाती है। आपकी बहावलपुर फ़्लाइट जाती थी, आपकी सखर, आपकी हैदराबाद, आपकी पेशावर फ़्लाइट जाती थी, कोयटा जाती थी, अब हफ्ते में 2 दफ़ा जाती हैं। तो स्पेस बहुत बड़ी अवेलेबल है। तो आप पंजाब हुकूमत PIE ख़रीद लेती? PIE ख़रीदने का इशू ये है, बड़ी आपको ऑनेस्ट बात करूँ, यहाँ पे शायद लोग नहीं करते हैं। PIE जो है ना वो एक डूबता हुआ शिप है। उसकी वजह ये है कि उसके जहाज़ एक तो बहुत पुराने हो चुके हैं, दूसरा हमने जो
32 या 33 जहाज़ों के ऊपर जो हज़ारों की फ़ौज इकट्ठी कर ली हुई है ना, उसका कोई हल नहीं है। लेकिन सर माजरत के साथ वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दौर में वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जी मान ली उनकी बात, नहीं इनकार करते उस बात से, मान ली इनकी बात। लेकिन जब वो बंदे इकट्ठे किए थे तो उसके बाद फ़र्ज़ बनता था कि हम जहाज़ों का और अपने फ्लीट का साइज़ बढ़ाते। जब साइज़ कम हो तो फिर उसको साइज़ को कम करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में ना आज भी जो बंदा आता है ना, वो कहते हैं सरकारी मुलाजमत दिला दें, प्राइवेट पे डबल पैसे मिलते हो ना, नहीं लेते, क्योंकि सरकारी पे काम नहीं करना और उसके बाद आपको निकाल कोई नहीं सकता। तो इसलिए वो यूनियंस बन चुकी हैं, उनको निकाला नहीं जा सकता। तो हम एक डूबता हुआ जहाज़ नहीं ख़रीदना चाहते, हम नया डिज़ाइन करेंगे, प्राइवेट एक बोर्ड बनेगा प्राइवेट बंदों का जो कि इसको चलाएगा, हुकूमत इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई किराए में सब्सिडी नहीं करेगी, कोई एयरलाइन हमारी कंपेटिटर नहीं है। हम किसी को अंडर कट करके हुकूमत के पैसे लगा के किसी एयरलाइन का बिज़नेस बंद करना नहीं चाहते हैं। एक स्पेस है, हम उस स्पेस को वेल करना चाहते हैं। फ़ेज़ 1 में हमेशा 1 साल के लिए आपने लोकल चलाना होता है, लोकल के बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल रूट्स भी हम लेंगे। इसके लिए कब तक एयर पंजाब और इसका क्या एक प्रोसीजर है, SACP की रजिस्ट्रेशन होती है 1.5 से 2 महीने में। उसके बाद आपने अपना जो लाइसेंस अप्लाई करना होता है वो ट्रैवलिंग का, उसके लिए आपको तकरीबन 6 से 8 महीने लगते हैं। तो ये 1 साल का प्रोसेस है। सो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह जून से पहले हमें उम्मीद है कि 2 से 3 जहाज़ आपको एयर पंजाब के हवा में मिलेंगे इंशाल्लाह। यानी कि 2026 जून में आप एयर पंजाब को लॉन्च कर देंगे। पहले कर पहले, देंगे। पहले। जी बिल्कुल, जैसे बहुत सारी खुशखबरियाँ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट की जानिब से आपको मिल रही हैं और पंजाब के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन 2 सालों में 1.5 सालों में जो है वो बेहतर हुई हैं और जो मंसूबे मिनिस्टर साहब ने बताए हैं ये काबिल तारीफ़ भी हैं। अगर इन मंसूबों पर अमल दरामद हो जाता है तो पंजाब के अवाम मज़ीद खुशहाल हो जाएंगे। जी।